हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो मैं दीपक पाठक आप लोगों के लिए बेटा पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का सिलेबस जो है वो लेकर आया हूं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक पाठक क्लासेस के ऊपर। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने लिखा होगा सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस आपका जून 24 के लिए। ऑल वेल, अब इस न्यू सिलेबस के अंदर टोटल जो मैं कवर करवाऊंगा आपके वीडियोस के अंदर आगे, तो मैंने पिछले 11-12 साल के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस 11-12 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो स्टूडेंट्स को अपने अपने नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि गलत नहीं है। मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मान रहा हूं। लेकिन अंत में जब वो स्टूडेंट किसी भी टीचर की बुक को उठा रहा होता है, जिससे वो पढ़ता है, तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला पाता। उसको ये लगता है कि इस बुक से पढ़ने पर मेरा कुछ छूट रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एग्जाम है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लेगा। तो फिर आप लोगों को कायदे से बुक कौन सी पढ़नी चाहिए? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की। क्योंकि लॉ का पेपर जब बच्चे दे रहे होते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि सर लिखेंगे कैसे। क्योंकि टीचर्स जो है वो अपने कॉन्सेप्ट तो बता देते हैं, लेकिन टीचर्स स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि स्टूडेंट्स को पेपर में अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो मैंने इन सारी समस्याओं को समझा। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स ने भी इन समस्या को मेरे सामने डिस्कस किया, मुझे बोला कि सर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम आती है, कंसेप्ट सारे समझ में आ जाते हैं। तो इसका एक निचोड़, एक तोड़ मैं लेकर आया हूं, और मुझे लगता है कि यहां पर इस बार मैं थोड़ा सा सही हूं। मैं आप लोगों को पूरा बिजनेस लॉ का सिलेबस करवाने वाला हूं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के स्टडी मटेरियल से। ऑल वेल बेटे, तो स्टडी मटेरियल से हम पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे, और मैं अभी आपको सिलेबस की जानकारी भी दूंगा, क्योंकि आपका पूरा लॉ का सिलेबस जो है वो न्यू आया है। तो अभी जून 2024 में जो बच्चे अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले मेरे इस चैनल को दीपक पाठक क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, लाइक जरूर किया कीजिएगा कमेंट पर और वीडियो पर, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है लॉ पढ़ने के अंदर। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों का सबसे पहले सिलेबस बताता हूं कि सिलेबस क्या है। तो बेटे, आपके बिजनेस लॉ का सिलेबस जो है वो 100 मार्क्स का सिलेबस है, और ये 100 मार्क्स के सिलेबस को आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ इस तरीके से कवर किया हुआ है। एक तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का एक चैप्टर है, जिसमें लॉ वगैरह क्या होता है इसके बारे में बताया हुआ है। लॉ कैसे बनता है, लॉ के क्या प्रोसीजर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह काफी सारी चीजें रेगुलेशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उससे रिलेटेड बता रखे हैं लॉ में। इसके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी इस चैप्टर की मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आपका स्टार्ट करूंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो पहले एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं। एक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि इस पूरे के पूरे सिलेबस का एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर का। जैसे कि पिछली बार जो अभी तक के पुराने सिलेबस के अंदर 60 नंबर का बिजनेस लॉ हुआ करता था, उस 60 नंबर में 22 नंबर के आसपास ऑन एन एवरेज अगर देखूं तो 22 मार्क्स के आसपास ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला कवर करता था। और तब इसके अंदर होते थे 6 यूनिट, 6 नंबर ऑफ यूनिट्स। और हम लोग इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पढ़ेंगे टोटल बेटे मेरे 9 यूनिट्स। तो यूनिट्स भी इन लोगों ने क्या कर दिए, बढ़ा दिए, 3 यूनिट बढ़ा दिए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उनको। हम लोग अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि आपको 4 यूनिट के अंदर पढ़ना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपका 3 यूनिट हमें पढ़ने हैं। एलएलपी पूरा एक चैप्टर है।
और कंपनीज एक्ट बेटा 2013, जो कि आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे, और सीए इंटर में ये 70 मार्क्स का अकेला एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 70 मार्क्स का पूरा कंपनीज एक्ट। आपको पूरा नहीं पढ़ना, बस एक तरीके का एक इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट का आपको बताया गया है। और एक चैप्टर, एक नया एड ऑन हुआ है इस बार के सिलेबस में। चैप्टर का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका 100 नंबर का सिलेबस होगा, और इस 100 नंबर के सिलेबस के अंदर टोटल पेपर आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। मतलब आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स क्या होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर, और ये पूरा का पूरा पेपर आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। तो हम लोग शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और आपको इसके मैं पहले 9 यूनिट करवाऊंगा। फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल, सीक्वेंशियल चलते रहेंगे। तो बेटे आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को लॉ के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, लॉ के कंसेप्ट्स को समझते हुए, लॉ के वर्ड्स को समझते हुए, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल को किस तरीके से हमें पढ़ना होता है ये समझते हुए, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितनी वीडियोस मैं आप लोगों का सीए फाउंडेशन में डाल रहा हूं, आप सारी वीडियोस को देखते जाएं। मैं यकीन दिलाता हूं जब एंड में आप अपना एग्जाम देकर आओगे, तो आपके लॉ के पेपर में एग्जाम्शन लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? अब यहां पर मेरा अप्रोच आपके साथ कैसा रहेगा बेटे, मैं आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मटेरियल पढ़ाऊंगा। अब क्या होता है, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो बार बार बुक से पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, या कोई एक रेफरेंस चाहिए होता है हमें, जिसको पढ़कर अगर हम बुक से पढ़ें तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। तो मैं आपको अपने एक हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मैं आपको यहाँ पर शो भी कराना चाहता हूँ। जैसे ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैंड रिटन नोट्स है, जो कि खुद मैंने ये बनाए हुए हैं, तैयार किए हैं। तो आप लोगों को इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही हम यूनिट कंप्लीट करके इस नोट्स पर आएंगे और इस नोट्स को पूरा पढ़ेंगे, या बीच बीच में भी हम इसका रेफरेंस लेते रहेंगे। एक यूनिट जैसे ही कंप्लीट करें, वैसे ही अब तीसरा काम हमारा क्या रहने वाला है, हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब, तो बेटे आप लोगों के एग्जाम में आती है क्या, केस स्टडीज। तो जैसे एक यूनिट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग केस स्टडी शुरू करेंगे, और फिर उस यूनिट की पूरी केस स्टडी करके, पास्ट ईयर क्वेश्चन करके, फिर हम लोग जाएंगे यूनिट नंबर 2 पर। मतलब कि जिस भी यूनिट को हम उठाएंगे, उस यूनिट पर पहले पूरा धावा बोलेंगे। ऐसा ना हो कि यूनिट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है और यूनिट नंबर 1 में कुछ छूटा हुआ है, कुछ नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से ये मेरी अप्रोच आपके साथ में रहने वाली है। आप लोगों का कुछ नहीं, साथ चाहिए, और आप लोग साथ रहें। आप लोग अपनी जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा वो आप देखते रहें। अगर आपको पसंद आएगी, आप इसको दूसरे अपने दोस्तों को जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उनको जरूर सजेस्ट कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले तो हम देंगे एक इंट्रोडक्शन के साथ, मैं आपको इसकी शुरुआत करूंगा। तो बेटे मेरे, आपको इसको नोट नहीं करना, ज्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। नोट करने के लिए वो नोट्स आपको मेरे चैनल, मेरा एप्लीकेशन दीपक पाठक क्लासेस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और उसके अंदर आपको मेरे ये वाले नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर है? और उसके बावजूद भी अगर आपको मेरे नोट्स ना मिले, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर वगैरह की डिटेल में डाल दूंगा। ऑल वेल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, ये एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है कानून, मतलब लॉ। ठीक है?
एक कानून बना हुआ है जो कि 1872 में बना था कि भारत के अंदर जो है, इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कानून बना था। थोड़ा सा ब्रॉड जाएंगे अच्छे तरीके से। बेटा आप लोगों को पता है, आप लोग एक दिन में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो लोगों के साथ में, और कई बार तो आपको पता भी नहीं चलता। ध्यान से सुनना। आप गए, मिस्टर ए गया किसी मोबाइल शॉप पर। मिस्टर ए ने बोला कि सर मुझे आईफोन 15 चाहिए। ठीक है, क्या बोला? ये एप्पल स्टोर पे गया है और बोला कि आईफोन 15 चाहिए, क्या आपके पास है? तो मोबाइल शॉप ने बोला कि यस, मेरे पास आईफोन 15 है। तो मिस्टर ए ने और मिस्टर बी के बीच में कुछ वार्तालाप हुई, कुछ बात हुई, तो एक कीमत तय हुई। मान लो 1 लाख रुपए की कीमत तय हुई और ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए और बी ने, सॉरी, मिस्टर मोबाइल शॉप वाले ने मिस्टर ए को जो है मोबाइल फोन दिया। क्लियर है? अब मिस्टर ए जो है वो अपने घर पर आ गए। उन्होंने अपने फोन के अंदर जो भी है सिम वगैरह लगाई या जिस भी तरीके से फोन चालू किया, और 2 या 3 दिन के अंदर फोन ने काम करना बंद कर दिया। क्लियर है? अब मिस्टर ए परेशान, भाई 1 लाख रुपए का फोन लिया है। वो गया मोबाइल शॉप एप्पल स्टोर के पास, उसने बोला कि भाई मैंने 1 लाख रुपए आपको दिए और ये फोन तो काम करना बंद कर रहा है, ये तो काम ही नहीं कर रहा फोन। तो फिर एप्पल स्टोर वाला कहता है कि भाई कोई गारंटी नहीं है, आपने सामान ले लिया, अब आपकी मर्जी, अब आप जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या ये बेटा ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब मिस्टर ए इस मोबाइल शॉप वाले के अगेंस्ट में क्या कर सकता है? तो मिस्टर ए इस मोबाइल शॉप वाले के अगेंस्ट में जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। किस बेसिस पर लीगल एक्शन ले सकता है? तो बेटा ये लीगल एक्शन ले सकता है इस बेसिस पर कि मिस्टर ए और मोबाइल शॉप वाले के बीच में एक बना था क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कभी कोई पर्सन एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर लीगल एक्शन आप ले सकते हो, क्योंकि इस भारतवर्ष में या पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो फिलहाल इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में बिजनेस पर्संस, लोग जो होते हैं वो आपस में न्यूमरस, मतलब बहुत सारे डेली बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑल वेल, अब ए और बी मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि बी के मन में कोई खोट आ जाए। बी ने पैसे रिसीव कर लिए, सामान देने से मना कर दिया, या पैसे रिसीव कर लिए गलत सामान दे दिया। तो ऐसे में अब मिस्टर ए बेचारा क्या करे? क्या उसके पास कोई अधिकार है कि वो मिस्टर बी के अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई कर सके? तो अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जाता है तो कहां जाएगा? तो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में वो किस बेसिस पर जाएगा? तो कोर्ट के अंदर जाने से पहले या कोर्ट में जाने पर वो ये तय करेगा, वो ये चेक करेगा मिस्टर ए कि मैंने मिस्टर बी से पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था या नहीं बनाया था। क्लियर है? अब जरा बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या है बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का कानून आया क्यों? कॉन्ट्रैक्ट का कानून इस वजह से आया क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते वक्त आपस में अगर कोई पार्टी डिस्प्यूट करती है, कोई गड़बड़ करती है, तो उस डिस्प्यूट और उस गड़बड़ में जिस पार्टी का नुकसान हुआ है वो कानूनी कार्रवाई कर सके। तो इसीलिए उसके लिए बिजनेस के अंदर बिजनेस का बनाया हुआ है लॉ। तो इसीलिए आप लोगों का सिलेबस क्या कहता है? बिजनेस लॉज। मतलब जब भी कोई पार्टी बिजनेस करती है तो बिजनेस में किसी के खिलाफ कोई गड़बड़ ना कर दे, कोई गलत तरीके से कोई मिसयूज ना कर दे, उनके लिए बिजनेस का लॉ बना हुआ है। तो उस बिजनेस लॉज में से एक लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात बोलता है कि अगर किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है
और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपना वादा निभाने से मना कर देता है तो दूसरी वाली पार्टी लीगल एक्शन यानी कि कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कुछ आया समझ में? तो बेटे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बन रहे हैं बहुत सालों से, हजारों सालों से भारत में कॉन्ट्रैक्ट का चलन जो है वो जारी है। लेकिन ये कानून आया कब? ये कानून आया 1872 में। मैं आपको तारीख बताता हूं, 1 अप्रैल 1872 को ये कानून जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो क्या बेटे इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते थे। इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, लेकिन इंडिया के अंदर इसका लॉ जो है वो 1872 के अंदर आया था। लॉ को लाने का रीजन क्या है? तो बेटे जैसे जैसे इंडिया के अंदर बिजनेस करना स्टार्ट हुआ, लोग जो है वो एक्टिवली बिजनेस करने लगे, तो बिजनेस के साथ साथ नंबर ऑफ डिस्प्यूट भी बढ़ते गए, नंबर ऑफ लड़ाई जो है वो बढ़ती गई। वो कैसे? भाई ए और बी ने बिजनेस का कोई एग्रीमेंट किया, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में बी ने जो है परफॉर्म करने से मना कर दिया, ए का नुकसान हो गया। अब ए बेचारा क्या करे? तो अब ए का नुकसान हुआ तो ए के पास कोई जगह ही नहीं थी, वो कहा जाए, किसके पास जाए ये बात बोलने की मेरा नुकसान हो गया। तो इस वजह से कानून लेकर आए 1 अप्रैल 1872 को कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तोड़ना मतलब लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं ब्रीच करना, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑल वेल। तो अब यूनिट नंबर 1 जो आपको कहता है वो ये कहता है भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो बेटा बहुत ध्यान से आप लोग सुनना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, और इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच। तो बेटा ये जो सेक्शन है उसको पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अपलोड मैं करूंगा और उसके अंदर पूरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से लॉ को पढ़ा जाता है। ऑल वेल। तो बेटा यहां पर क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। क्लियर है बेटे? अब सर ये क्या मतलब है? बेटे ऐसे एग्रीमेंट जिन पर कोई पार्टी लीगल हेल्प ले सकती है, ऐसे एग्रीमेंट जिन पर लीगल हेल्प लिए जा सके, उन एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्रीमेंट किस तरीके से बनता है, उसके बाद हम एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ के ऊपर जाने वाले हैं। बेटे एग्रीमेंट को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली बात, कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को क्या देती है? ऑफर देती है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि ए गया बी के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए, तो ए ने बी को बोला कि क्या आप ये मोबाइल फोन मुझे बेचोगे? ठीक है। तो अब बी के पास दो ऑप्शन है, या तो बी यस बोलेगा या तो बी नो बोलेगा। अगर वो यस बोलता है तो फिर बी ने क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस दे दी। बेटे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रिप्लाई। क्लियर है? एक पार्टी ने ऑफर दिया, ऑफर देने वाली पार्टी को हम बोलेंगे ऑफरर, और जिस पार्टी ने एक्सेप्टेंस दी उसको बोलेंगे ऑफरी, या आप इसको बोल सकते हो एक्सेप्टर। ऑफरी या एक्सेप्टर। ऑल वेल। तो एक पर्सन ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो चीज बन गई एग्रीमेंट। और ऐसे एग्रीमेंट जिन पर आप लीगल एक्शन ले सको, उन्हीं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इससे ये बात पता लगती है कि बेटे मेरे एग्रीमेंट जो है वो सारे के सारे एग्रीमेंट पर आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको दो एग्जांपल देने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना। ए और बी,
ए और बी। तो सबसे पहला ए ने बी को इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी पर। कहां पर बेटे? बर्थडे पार्टी पर। ए ने बी को बोला भाई मेरा बर्थडे है, परसों हम पार्टी दे रहा हूं मैं, क्या आप मेरे बर्थडे पे आओगे? तो कुल मिलाकर ए ने बी को क्या दिया? ऑफर दिया। अब बी ने ए को बोला कि यस मैं बर्थडे पार्टी पर आऊंगा, तो बी ने क्या दी? एक्सेप्टेंस दी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया बेटे। लेकिन सपोज करो कि बी जो है वो बर्थडे पार्टी पर नहीं आ पाया और ए ने बी के लिए कुछ खाना वाना बना के रखा हुआ था, और ए ने बी के लिए कुछ खाना बना के रखा हुआ था, ए का खाना खराब हो गया। अब ए को गुस्सा आ गया। क्या ए नेक्स्ट डे इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन लेगा कि जज साहब इसने मुझसे बनाया एग्रीमेंट और ये एग्रीमेंट तोड़ रहा है, इस बंदे ने मेरे बर्थडे पार्टी में नहाकर मेरा खाना खराब कर दिया और मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहता हूं? तो जज साहब भी हंसेंगे। जज साहब बोले बेटे ऐसा थोड़ी होता है। आप खुद सोचो, कहीं किसी की शादी होती है, तो मैं अपनी बात करता हूं, जैसे कि मान लो कि शादियों का जब सीजन आता है तो हमारे पास एक दिन में 10-10 शादियों के कार्ड आते हैं, इनविटेशन कार्ड। तो वो जब कार्ड लेकर आते हैं तो वो हमें ऑफर देते हैं कि सर आपको शादी में आना है, 1 फरवरी की शादी है। तो मैं कभी उनको मना नहीं करता कि मैं शादी में नहीं आऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। बेशक मैं ना जा पाऊं, लेकिन उस समय हम क्या बोलते हैं जनरली, इंडियन कल्चर है कि जी जरूर हम शादी में जरूर आएंगे। उसने मुझे ऑफर दिया, मैंने उसको एक्सेप्टेंस दी। अब मान लो 1 फरवरी को 10 अलग अलग जगहों पर मुझे शादी का न्योता था, क्या मैं 10 की 10 जगहों पर जा पाऊंगा? पॉसिबिलिटी है जा पाना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहां पर ए ने जो ऑफर दिया, बी ने जो एक्सेप्टेंस दी, वो एग्रीमेंट तो है, लेकिन मेरे बच्चे ये कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल वाला एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल वाला एग्रीमेंट। ऑल वेल, बात कुछ समझ में आ रही है? तो हमें सोशल एग्रीमेंट के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट पर आप लीगल एक्शन कभी भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर ए ने बी से बोला कि क्या आप अपनी कार मुझे बेचोगे, बी ने बोला यस मैं कार आपको 5 लाख रुपए में सेल करूंगा, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब जिस दिन कार को खरीदा और बेचा जाना था, मान लो एग्रीमेंट में कहा था कि कल सुबह 10 बजे हम लोग एग्रीमेंट मतलब कल सुबह मैं आपको कार की डिलीवरी कर दूंगा, और एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो गया, और अगले दिन बी ने कार की डिलीवरी नहीं करी और ए का नुकसान हो गया। तो इस सिचुएशन में इन एग्रीमेंट पर ए बी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि ये कौन से एग्रीमेंट है? ये बिजनेस एग्रीमेंट। तो बेटे सिंपल है, ऐसे एग्रीमेंट जो बिजनेस एग्रीमेंट होंगे उन पर लीगल एक्शन लिया जाता है, और उन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं बेटे? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑल वेल क्लियर है? समझ में आया यहां तक? तो अब मैं आप लोगों की शुरुआत करता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1। हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट की बुक पर। तो ये सबसे पहले ये कहता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ बिफोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ करता था? तो बिल्कुल हुआ करता था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ आने से पहले, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जर्नी को समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की जर्नी अलग अलग टाइम पीरियड में आई। पुराने जमाने की अगर आप बात करो, इन द एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट। किसी प्रकार के स्पेसिफिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे। स्पेसिफिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 1 सितंबर 1872 को आया। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते नहीं थे? सर कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले बनते थे, अच्छे तरीके से बने जाते थे कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पहले बनते थे तो उस समय पार्टी को सेकंड पार्टी, दूसरी पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या कोई नुकसान कर दिया, तो वो किस जगह पर जाए ये समझ नहीं आता था।
लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि अगर किसी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर लीगल एक्शन ले सकता हूं। ऑल वेल। तो फॉर दिस पर्पस जनरली डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज, तो हिंदू लॉ अलग अलग तरीके थे। वेदास, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति, श्रुति स्मृति, ये सब जो थे वो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, ग्रंथ टाइप। तो वहां से हम लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को बनाते थे, उनके अंदर लिखी हुई बातों से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को बनाते थे। क्लियर है? लेकिन कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं थी। वर डेफर्ड विच गैव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ। उन समय के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके की लॉ की डिस्क्रिप्शंस दे रखी थी। किसी ग्रंथ में कुछ और लिखा होता था, किसी शास्त्र में कुछ और लिखा होता था। फिर मौर्याज आए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्याज कॉन्ट्रैक्ट वर इन द फॉर्म ऑफ बाइलेटरल ट्रांजेक्शन। तो यहां पर मौर्याज ने बोला बाइलेटरल ट्रांजेक्शन होगा। बेटे बाइलेटरल ट्रांजेक्शन इसी यूनिट में आगे मैं आपको बताऊंगा। बोथ पार्टी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब अब ए और बी, ए ने बी को चावल दिए, तो बी ए को चावल के बदले में क्या देता था? गेहूं या कोई सब्जी दे दी। तो ये आप लोगों ने बार्टर सिस्टम पढ़ा है। तो उस समय पैसे तो होते नहीं थे, तो ए भी बी को कुछ देता था और बी भी ए को कुछ देता था। इसको कहते हैं बाइलेटरल ट्रांजेक्शन। जैसे कि आप लोग किसी दुकान पे जाकर सामान खरीदो, तो आप उसको पैसे दोगे और बदले में आपको क्या मिलेगा? सामान मिलेगा। इसको कहते हैं बाइलेटरल ट्रांजेक्शन। और दोनों के बीच में आपने दुकान वाले को पैसे दिए, दुकान वाले ने आपको सामान दिया, लेकिन दोनों ने आपस में किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की। आप ऐसा नहीं कि वहां पिस्टल लेके गए, लाओ भाई सामान, तो उसने आपको सामान दे दिया, ऐसा नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं फ्री कंसेंट। क्या कहते हैं? फ्री कंसेंट। बाइलेटरल ट्रांजेक्शन विच वर बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन्वॉल्व। तो बेटा ये इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो चला आ रहा है। अब इसके बाद ये मुगल्स में इस तरीके से, फिर ब्रिटिश पीरियड आया। अब मेन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन आप लोगों को यहां से देखना है। क्लियर है? अब बेटे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा आया सितंबर 1 1872 को। 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अस्तित्व में आया भारत के अंदर। और 1 सितंबर 1872 के बाद से आज तक अगर कोई भी पार्टी कोई बिजनेस एग्रीमेंट बनाती है और बिजनेस एग्रीमेंट में वो डिस्प्यूट करती है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसी कानून के माध्यम से। इस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि उस पार्टी के अगेंस्ट में क्या क्या किया जाएगा। ऑल वेल। अब बेटे ये वाला जो एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो सर आप ये बात क्यों बता रहे हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो नहीं बेटा, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2019 से पहले तक पूरे भारत में एप्लीकेबल था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब ये कानून जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 क्या हो गई है? हट गई है। तो धारा 370 हटने की वजह से ये कानून जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को मैं ये बात बता पाया। ऑल वेल। तो अब बेटे इस एक्ट के अंदर हमें दो पार्ट पढ़ने हैं। एक पार्ट होगा बेटे जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन नंबर 1275 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप लोगों को पता है पिछले कई सालों से सीए फाउंडेशन के अंदर, पहले उससे सीपीटी हुआ करता था, सीए फाउंडेशन हुआ करता था, वहां पर हम यही पढ़ते थे जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 to 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम पूरा जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। ऑल वेल। अब जो इस बार के सिलेबस में है, इस बार के सिलेबस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने ऐड कर दिया, जो कि यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 हम लोगों को पढ़ना है। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। इंडेमनिटी गारंटी का यूनिट नंबर 7, बेलमेंट प्लेज का यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 आपका एजेंसी वाला।
क्लियर है? तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने स्टार्ट करा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 124 से लेकर 238 सेक्शन तक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इस एक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। आपको इस एक्ट में दो तरीकों के कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 तक 75 तक पढ़ने वाले हैं, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 124 टू सेक्शन नंबर 238 पढ़ेंगे। आप इन सेक्शंस की संख्याओं पर मत जाना। आप सोचो यार इतने सारे सेक्शंस, तो सारे नहीं पढ़ने हैं हमें, बीच बीच में से कुछ 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 उठा उठाकर हमें ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। बड़ा मजेदार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अभी जैसे ही, अभी तो क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो आप लोगों को लग रहा होगा हल्का सा बोर बोर, लेकिन जब ये प्रॉपर यूनिट स्टार्ट हो जाएगा तो उतना ही आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा। ऑल वेल, तो ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई। मैंने क्या बताया कि धीरे धीरे बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हुआ। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, नंबर ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट्स जो है वो बढ़ने लगे, और अगर नंबर ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट बढ़ने लगे तो फिर उसकी वजह से नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स भी बढ़ने लगे। और जब डिस्प्यूट बढ़ेंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, तो लोगों को एक जगह तो चाहिए कि वो जाए उस जगह पर, और जिसने कोई गलत काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो इसी की वजह से, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बदला, लोग बिजनेस में ज्यादा आने लगे, नंबर ऑफ डिस्प्यूट बढ़ने लगे, तो इसी की वजह से इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी, ताकि इस कानून के अंदर प्रावधान, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ लिखे हुए हैं, सजा लिखी हुई है। अगर कोई गलत काम करता है, कोई एग्रीमेंट को तोड़ता है, तो वो थोड़ा सा डरे, ताकि वो कोई भी एग्रीमेंट को ब्रीच यानी कि तोड़े ना। ऑल वेल, तो बेटे ध्यान से देखना, यहां कह रहा है एज a result of increasing complexity of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying out their business। मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है पार्टियों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डेली बेसिस पर करने पड़ते हैं। अब जैसे हम एज अ टीचर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे वहां पढ़ने आते हैं, तो सब एक नया ऑफर, नया एक्सेप्टेंस देते हैं। हमारी बुक्स जो बनाते हैं उनसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम जिससे अपना मटेरियल लेते हैं कि कैमरा वगैरह, ये सब सबसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हम एक दिन में कर रहे हैं, एक महीने में कर रहे हैं, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टी हमें धोखा दे दे, या ये भी हो सकता है कि हम किसी पार्टी को धोखा दे दें। तो अब जिसको भी धोखा मिला है वो पार्टी क्या करेगी? तो वो पार्टी इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पर लीगल एक्शन यानी कि कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ऑल वेल, तो ये कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on their business. Contract is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हो, आपके क्या क्या राइट्स होने वाले हैं, क्या क्या ड्यूटीज होने वाले हैं दोनों पार्टी के, ये वाला कानून हमें बताएगा। ऑल वेल, दिस ब्रांच ऑफ लॉ, तो इसको ब्रांच ऑफ लॉ क्यों बोला? तो बिजनेस लॉ बहुत बड़ा है, ये बिजनेस लॉ की एक ब्रांच है। जैसे अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, उस सिलेबस में कई सारे चैप्टर्स थे, तो कई सारे चैप्टर्स की हेडिंग तो क्या है? बिजनेस लॉ, मतलब मेन बिजनेस लॉ है, और उसकी एक ब्रांच है क्या? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑल वेल, तो दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce. Instead, it contains a number of limiting principles subject to which the party may create rights and duties for themselves. जो ये वाला कानून है, इस वाले कानून के अंदर लॉ ने क्या कर रखा है, बहुत अच्छे से सुनना, इट डज नॉट प्रेस्क्राइब सो मैनी राइट्स एंड ड्यूटीज। इस कानून में बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी ड्यूटीज नहीं बता रखी। इस कानून के अंदर के अलावा, मतलब इस कानून के अंदर, इट कंटेन ए नंबर ऑफ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स सब्जेक्ट टू विच
द पार्टीज मे क्रिएट राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर देमसेल्फ। कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स बता रखे जिसके बेसिस पर पार्टी खुद ही राइट्स और खुद ही ड्यूटीज क्रिएट कर लेती है। बड़ा आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप यूनिट्स पढ़ोगे ये लाइन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। बहुत सारी राइट्स ड्यूटीज नहीं बता रखी, यहाँ आप यही करोगे, यहाँ आप ऐसे ही करोगे, यहाँ आप यही कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत बना रखे हैं जो पार्टी को फ्रीडम देता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली राइट्स और ड्यूटीज जो है वो तय कर सकते हो। ऑल वेल। फिर ये कहता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोडिफाइज द लीगल प्रिंसिपल दैट गवर्न कॉन्ट्रैक्ट। द एक्ट बेसिकली आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट in addition to dealing with certain special type of contract। तो ये कह रहा है ये एक्ट डील करता है दो चीज में, एक तो लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? मैं आपको इसी यूनिट में पढ़ाऊंगा बेटे। आप कोर्ट में किसी पार्टी के खिलाफ केस करने तब जा सकते हो जब आपने उस पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो 10 पॉइंट होंगे, आगे पढ़ेंगे हम, मैं उसको 10 का दम बोलता हूं। अगर आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा तो ही आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकते हो। लीगल एक्शन मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है? तो ये सारी चीज जनरल कॉन्ट्रैक्ट में बनाई हुई है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट वही सेक्शन 1 to 75। और इसी चैप्टर के अंदर कुछ बनाए गए हैं कौन से, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पढ़ेंगे कहां पे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 234 तक। ऑल वेल। 124 से 234 तक, जो कि हम बात कर रहे हैं इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट प्लेस, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टरों के नाम है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। अभी तक ये इंट्रोडक्शन था, तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या। सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1 सितंबर 1872 को। ये लगता है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस एक्ट के अंदर ये बता रखा है कि पहले कुछ स्पेसिफिक तरीके का कानून नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए 1 सितंबर 1872 को ये वाला कानून लेकर आए। इस कानून में साफ साफ बता रखा है, वो प्रिंसिपल्स बता रखे हैं कि जिसके थ्रू आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर आपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो पार्टी ने, अगर आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया और पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मतलब तोड़ दिया, तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। ऑल वेल। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले आपके एग्जाम में यहां से आएगा, मतलब अब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। अभी तो आपके दिमाग में कुछ फिट कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, ये सारी चीजें, तो अब आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग यहां से अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करोगे। ठीक है? तो सबसे पहले ये कहता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट which is enforceable by law। An agreement which is enforceable by law is called contract। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिस पर आप क्या ले सको, लीगल हेल्प ले सको। अब कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जिन पर आप लीगल हेल्प नहीं ले सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने अपने किसी दोस्त को अपनी शादी पे बुलाया, वो नहीं आया, जबकि उसने हाँ बोला था, मतलब मैंने ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्टेंस दी थी, हमारे बीच में एग्रीमेंट बना था, लेकिन वो शादी में नहीं आया। तो क्या मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ? आंसर है नो। मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्लियर है? क्योंकि वो कोई बिजनेस एग्रीमेंट था ही नहीं, वो एक सोशल एग्रीमेंट है। और ऐसे एग्रीमेंट यूजलेस एग्रीमेंट होते हैं। इनको मैं आगे एक शब्द बताऊंगा, वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। वॉइड मतलब यूजलेस एग्रीमेंट। तो मुझे किसी पर लीगल हेल्प लेने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ऑल वेल। तो ध्यान से सुनेंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे।
तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीमेंट कैसे बनता है? आपको देना पड़ता है ऑफर, और प्लस आपको उस ऑफर की क्या मिलती है? एक्सेप्टेंस। ऑफर देने वाले पर्सन को हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर मिला उसको बोलेंगे ऑफरी। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है पॉजिटिव रिप्लाई बाय ऑफरी। ऑफरी ने क्या दिया? पॉजिटिव रिप्लाई दिया। सही है, समझ में आ गया? तो स्टार्ट कर रहा हूं। कह रहा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कह रहा द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच, तो ये चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन को पढ़ने का पूरा तरीका है, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्लियर है? एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एग्रीमेंट कैसे बनता है? तो बेटे एग्रीमेंट बनता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। क्लियर है? अब एग्रीमेंट की भी एक डेफिनेशन दे रखी है। एग्रीमेंट की इन्होंने डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2E में दे रखी है। ये कहता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एक से ज्यादा, एक प्रॉमिस का जो सेट होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने कहा सर ठीक है मैं आपको फीस दूंगा, तो ये क्या हो गया? ये सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया। ऑल वेल। तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपने क्या बोला? आप मुझे फीस दोगे। मुझे पढ़ाने के बदले क्या मिल रहा है? फीस मिल रही है। आपको फीस के बदले क्या मिल रहा है? सर्विसेज मिल रही है। हम दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट तभी आपका वैलिड होता है जब दोनों ही पार्टी को कुछ रिटर्न में मिले। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंसीडरेशन। क्या कहते हैं? कंसीडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो ये कह रहा है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए एक प्रॉमिस का होना जरूरी है और प्लस आप कंसीडरेशन भी लोगे। तो दोनों ही पार्टी को कुछ मिलना चाहिए, वरना आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप कुछ भी करते हो, मान लो आप ऑटो में बैठे इंडिया गेट जाने के लिए, तो आपने ऑटो वाले को पैसे दिए, उसके लिए कंसीडरेशन क्या हो गया? मनी। और आपको ऑटो वाले ने वहां छोड़ा, मतलब अपनी सर्विसेज दी, तो आपके लिए कंसीडरेशन क्या हो गया? सर्विसेज। आप गए मोबाइल फोन खरीदने, आपने दिए 20,000 रुपए, आप क्या, आपको कंसीडरेशन में मिला मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन वाले को कंसीडरेशन में मिल गया आपके पैसे। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। इसका यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा है, पूरा यूनिट नंबर 2 है। ऑल वेल, क्लियर है जी? तो यहां पर देखो एग्रीमेंट का यहां डेफिनेशन बता रखा है 2E सेक्शन 2 क्लॉज ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ऑल वेल, क्लियर है बेटे? अब ये कहता है कि प्रॉमिस का मतलब क्या होगा? तो बेटे प्रॉमिस का मतलब व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। जैसे कि मैंने बोला कि भैया क्या इंडिया गेट चलोगे ऑटो वाले को? उसने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो उसने मुझे क्या बोला? बिल्कुल चलेंगे। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से क्या करा? प्रॉमिस करा। अब हमने कंसीडरेशन तय किया, तो 200 रुपए में बात हो गई। उन्होंने कहा इंडिया गेट छोड़ दूंगा बस स्टैंड पे, मैंने कहा 200 रुपए दे दूंगा। तो प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब मान लो इंडिया गेट पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया बिना वजह। कोई ऑटो खराब नहीं हुआ, कोई टायर पंचर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो क्या अब मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं? तो हाँ जी, मैं उस ऑटो वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं अगर बिना किसी रीजन उसने मुझे ऑटो से उतार दिया, क्योंकि उसने मुझसे इंडिया गेट छोड़ने का वादा किया था। ऑल वेल। तो प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। एसेंट मतलब
अपनी हामी देता है, यस बोलता है। सिग्निफाइज मतलब एक्सप्रेस करना। signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when proposal is accepted it becomes promise. All well. तो इस पॉइंट को इन्होंने कुछ ऐसे इमर्ज किया है, when the person to whom the proposal is made, जिसको हमने प्रपोजल दिया वो बंदा अपनी एसेंट दे देता है on that proposal, the proposal becomes accepted, और जैसे ही एक्सेप्टेड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं। समझ में आया? अब यहां पूरी बात का कंक्लूजन है एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। और इस एग्रीमेंट में आप ऐड कर दो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, तो ये चीज क्या बन जाएगी मेरे प्यारो, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ऑल वेल। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया। तो अब यहां पर दो एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं, दो में से एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं यहां पर देखता हूं क्या कॉन्ट्रैक्ट है और क्या नहीं है। हुआ ये कि ए ने बी को वादा किया, एग्रीज मतलब बेटे एग्रीमेंट, ए एग्रीज टू बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू बी। ए ने बी को बोला भाई मैं 2 लाख रुपए में अपनी गाड़ी तुझे बेच दूंगा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हुआ। तो बी ने बोला होगा ओके भाई भेज देना। हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। ए की ऑब्लिगेशन क्या है, वो कार देगा। बी की ऑब्लिगेशन क्या है, वो 2 लाख रुपए देगा। क्लियर है? तो और ए का राइट क्या है, 2 लाख रुपए रिसीव करने का, और बी का राइट क्या है, गाड़ी रिसीव करने का। ऑल वेल। तो पता है आपको यहां पर ये वाला जो एग्रीमेंट है ये बिजनेस एग्रीमेंट है। अब मान लो कि कार डिलीवर्ड हो गई और 2 लाख रुपए की पेमेंट नहीं आई, क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि ये कौन सा एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट। पता है क्यों? क्योंकि जब भी कोई पार्टी बिजनेस एग्रीमेंट बनाती है तो हमेशा उस पार्टी की इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वो आपस में लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन से ही कोई एग्रीमेंट बनाते हैं। आगे बात समझ? जैसे कि मैं कोई लैपटॉप खरीदने जाऊं, 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, तो मैं उनसे पेपर मांगता हूं ना, बिल वगैरह क्यों मांगता हूं? फ्यूचर में लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मैं उस पर्सन को के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं अगर वो लैपटॉप ठीक नहीं करता तो। क्लियर है? अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। देखो पहला वाला तो बेटे बिजनेस एग्रीमेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पर इंटेंशन है लीगल रिलेशन को बनाने की। फादर प्रॉमिस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 रुपए एवरी मंथ, लेकिन बाद में पापा पैसे नहीं दे पाए। तो क्या बेटा पापा के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में जाके लीगल एक्शन ले सकता है? आंसर है नो, क्योंकि यहां पापा जब अपने बेटे से वादा कर रहे थे, पापा ने बोला कि मैं तुझे 500 रुपए हर महीने दूंगा। बेटे ने कहा ओके पापा। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस तो है, मतलब एग्रीमेंट तो है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इस एग्रीमेंट में पापा की या बेटे की कोई इंटेंशन थी नहीं कि वो आपस में लीगल रिलेशन बनाए। और इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है ये एक तरीके का बेटे डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट? डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक टाइप के एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। इसको पढ़ रहा हूं। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज ए सोशल एग्रीमेंट। मतलब डोमेस्टिक और सोशल एक ही बात है। ऑल वेल, दिस इज नॉट ए क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड हेंस इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो एक आपको मैं पूरा कंक्लूजन देता हूं, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन आती हो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में कभी भी एग्रीमेंट बनाते वक्त पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इस वजह से एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, इस वजह से वो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। और अगर आप बिजनेस एग्रीमेंट की बात करते हो तो बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ऑल वेल। तो यहां पर
So law of contract deals with only such legal obligation which have resulted from agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligation is outside the purview of law of contract, जैसे कि an obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligation and so out of the scope of contract act. जैसे अपने बच्चों को और बीवी को मेंटेन करने की जो ऑब्लिगेशन है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती। तो अब यहाँ पर ये डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट की मैंने आपको अभी डेफिनेशन पढ़ाई, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप क्या होता है? एग्रीमेंट वाइडर देन, क्योंकि एग्रीमेंट में दोनों एग्रीमेंट आ जाते हैं, सोशल भी और बिजनेस भी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नैरोअर है, मतलब छोटा है। छोटा, वाइडर मतलब बड़ा, नैरोअर मतलब छोटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ बिजनेस एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और यहां सोशल और लीगल यानी कि बिजनेस दोनों ही एग्रीमेंट कहलाते हैं। क्या एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होती है? तो जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट में किसी भी पार्टी की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। लेकिन अगर बिजनेस एग्रीमेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल ऑब्लिगेशन जरूर होगी। तो याद रखना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्योंकि अगर एग्रीमेंट बिजनेस वाला है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। तो एक बार अब क्या करने वाला हूं, ये टॉपिक हमारा हुआ, अब मैं नोट्स पे जाऊंगा, जरा नोट्स देखना। और इतने बेहतरीन नोट्स बनाए हुए हैं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। लेकिन मजा तब आएगा जब आप इंस्टीट्यूट की बुक को भी साथ साथ में पढ़ोगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को करो। जैसे ही यूनिट खत्म होता है वैसे ही हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपका ओवरऑल पूरा लॉ का सिलेबस मैं इस तरीके से चलाता रहूंगा, ठीक है। तो देखो जी, यह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम, कब से इफेक्टिव हुआ? 1 सितंबर 1872 से। तो यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो बेटे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कितने टाइप के? 2 तरीकों के, एक एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। तो एग्रीमेंट कितने होते हैं? 2 तरीकों के बेटे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, बन गया एग्रीमेंट। तो ऑफर देखो यह क्या है, वुड यू लाइक टू बाय माई कार फॉर ₹5 लाख, वहां से एक्सेप्टेंस मिली, यस आई विल बाय योर कार फॉर ₹5 लाख। तो ए दे रहा है बी को कार और बी ए को दे रहा है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो दोनों को कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है? कंसिडरेशन। और एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी? व्हेन इट मीन्स, एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो देखो, यहां प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट। और मान लो किसी पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, मान लो कि ए ने 5 लाख रुपए ले लिए लेकिन कार गलत दी, खराब इंजन वाली कार दे दी, तो फिर बी उस पर लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल हेल्प ले सकता है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑल वेल। अब एग्रीमेंट की यहां पर डेफिनेशन है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और प्रॉमिस की है सेक्शन नंबर 2B, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ऑल वेल। एग्रीमेंट बेटे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन, हमारी इंटेंशन क्या होती है उसी पर डिपेंड करता है एग्रीमेंट। जैसे मैं आपको शादी में बुला रहा हूं, तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन बनाने की। मैंने अपने वाइफ से वादा किया कि मैं तुझे साड़ी गिफ्ट करूंगा, नहीं कर पाया, तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन बनाने की। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और आपसे फीस चार्ज करी और सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाया, तो यहां पर आप मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस एग्रीमेंट है। ऑल वेल। तो एग्रीमेंट 2 टाइप के, एक सोशल और एक बिजनेस एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
और बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने इनवाइट किया बी को अपने बेटे की शादी के लिए, बी ने बोला मैं आऊंगा। तो यहां सिर्फ एग्रीमेंट है, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑल वेल। लेकिन यहां पर ए ने ऑफर किया टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹5 लाख और बी ने एक्सेप्ट कर दिया ऑफर। तो सपोज बी फेल्स टू पे then the price, then A must file suit against him because this is a valid contract, क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट बिजनेस था और कोई बिजनेस एग्रीमेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जनरली सोशल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जनरली बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल वेल। तो बेटे आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये वाले नोट्स चाहिए, आप दीपक पाठक क्लासेस प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें, वहां पर आपको पीडीएफ में ये नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट की बुक आप सबके पास है, तो आपको पढ़ते वक्त कोई समस्या नहीं आ रही होगी। पेंसिल लेकर किताब लेकर बैठो, मैं बुक के ऊपर कोई वर्ड बोलूंगा उसकी मीनिंग लिख लेना, कोई केस स्टडी रेफर करूंगा उसकी मीनिंग लिख लेना आप। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस चलता जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप ही लोग मेरे चैनल को ग्रो करवाओगे और जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा मेरी वीडियोस का सिलसिला और ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ता जाएगा। पूरा सीए फाउंडेशन हम लोग करने वाले हैं इंस्टीट्यूट की बुक से। ऑल वेल बेटे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।